तो हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो जो हमारा पहला जनरेशन था वो 1945 से लेके 1954 तक था। अब इसके अंदर हम यूज़ क्या कर रहे थे, इसे हम यूज़ कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज़ कर रहे थे? वैक्यूम ट्यूब्स। और जिसकी टाइम लाइनिंग थी वो थी 1945 से लेकर 1954 तक, और इसको हमने बोला फर्स्ट जनरेशन। टेक्नोलॉजी क्या थी इसके अंदर? ये वैक्यूम ट्यूब्स के बेस्ड थी फॉर लॉजिक एंड मेमोरी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थी कि ठीक है। और लॉजिक मेमोरी के लिए इसका मतलब लॉजिक मेमोरी को वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी, लॉजिक मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था। अगर मैं इसे करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? अगर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। पहला, अगर ये लार्ज है, एक्सपेंसिव है और पावर हंग्री है, पावर ज़्यादा ले रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन के अंदर आएगा वो। यूज पंच कार्ड्स, ये पंच कार्ड्स का यूज़ करता था। जैसे कि हमने देखा कि चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है वो पंच कार्ड पे बेस्ड था। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ना पंच कार्ड, वो जैकवर्ड लूम, जो हमने बनाया गया था जैकवर्ड लूम, उसके अंदर पंच कार्ड यूज़ किया गया था। और उसके बाद से फिर एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज द्वारा हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ होता है, इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। बात करते हैं पेपर टेप फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इन दोनों का इनपुट आउटपुट के लिए होता है पेपर टेप और पंच कार्ड का। फिर बात करते हैं प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम इसके अंदर लिखे जाते थे, किसके अंदर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं नोटेबल मशीन्स की। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है वो एनियाक है, 1946 फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। फिर उसके बाद आता है यूनिवैक, 1951, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। और लिमिटेशन की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां थी, तभी फिर सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आई। तो लिमिटेड स्पीड थी, रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, ये लिमिटेड थे। नो कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अब्स्ट्रक्शन, ये भी इसमें नहीं था। तो ये सारी कमियां जो है आगे के जनरेशन में ओवरकम करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या किया गया सेकंड जनरेशन में? इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स के साथ। और इसकी टाइमलाइन क्या थी, वो टाइमलाइन देखते हैं। जिसकी टाइमलाइन थी वो 1955 से लेकर 1964 तक थी। इसने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अगर मैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये स्मॉलर थे, पहले वाले ये लार्जर थे, ये फास्टर हैं एज कम्पेयर टू पिछले वाले, मोर लेवल है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। किससे? वैक्यूम ट्यूब से के मुकाबले। ठीक है, यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इसमें यूज होता था। इंट्रोडक्शन ऑफ हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि फोर्टन और कोबोल का जो है HLL जो लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, उनका इसमें यूज होने लगा। पिछले में हम क्या यूज कर रहे थे? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और जो अर्ली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है उसका भी इसमें यूज होने लगा। अगर मैं नोटेबल मशीन्स की बात करूँ, एग्जांपल्स की बात करूँ, तो IBM 1401, जो ये यूज होता था ना बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। CDC 1604, 1604 एक अर्ली साइंटिफिक कंप्यूटर था जो सेकंड जनरेशन के अंडर आता है। एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एनेबल मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, पिछले के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन जो है इसमें हो सकती है। और ये मल्टी यूज़र सिस्टम भी था, पहले वाला मल्टी यूज़र सिस्टम हमारा नहीं था। पहले क्या था भाई? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर आया ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन में। अब आ जाएंगे अपन थर्ड जनरेशन पे। अब वैक्यूम, फिर ट्रांजिस्टर और फिर आया ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी टाइमलाइन थी यहाँ पर ये आएगा 1965 से 1974। हालांकि ये बुक टू बुक वेरी करता है, बट यूजुअली यही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कंबाइन करता है मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को ऑन ए सिंगल चिप। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को ना जोड़ के एक चिप बना दी, उसको हमने बोला इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? साइज और कॉस्ट दोनों में क्या होगा? रिडक्शन होगा, कम हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम भी इसके अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम US यूनिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ इसमें, किसमें? थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में क्या था? 1965 से टाइमलाइन थी 1974 तक। और जो मेन फ्रेम थी ना, एडॉप्शन ऑफ मेन फ्रेम्स फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक टास्क, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है का जो अडॉप्शन हुआ ना वो भी इसके
अंदर ही हुआ था। ठीक है। अगर मैं इसकी नोटेबल मशीन्स की अगर मैं बात करूँ तो IBM सिस्टम और IBM सिस्टम और IBM 360 था इंट्रोड्यूस किया इसने सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर फॉर कंपैटिबिलिटी। PDP की 11 की बात करूँ तो एक पॉपुलर मिनी कंप्यूटर था फ्रॉम डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशंस। ठीक है, कंपनी का नाम है। एडवांसमेंट की बात करें, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर दिया इसने। ठीक है, इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया और वाइडर एक्सेसिबिलिटी, यानी कि ज़्यादा लोगों के पास इसका एक्सेस एक्सेस बढ़ गया। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करूँ तो ये हमारे पास था 1975 से लेके 1990 तक। ठीक है। जो हमारा थर्ड जनरेशन था वो 1965 से 1974 तक था। और फिर हमारा फिफ्थ जनरेशन आया 1975 से लेके 1990 तक। इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले में क्या था, आईसीस था, इंटीग्रेटिंग एंटायर सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। पूरे सीपीयू को हमने सिंगल चिप में लिया है। ठीक है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो एमरजेंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, यहीं से हमारे पास जो आज पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो एमर्ज हुए, स्टार्ट हुए थे। रैपिड एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। फिर ग्रोथ जो आई थी ना GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और नेटवर्किंग में, वो भी यहीं से आई थी। ठीक है। यूजर इंटरफेस का मतलब कि जो हम ये यूज़ करते हैं, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है यूज़र का किसी भी इंटरफेस से, एप्लीकेशन से, तो वो भी और बेटर जो है ये फोर्थ जनरेशन से होने लग गया था। स्टार्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का भी स्टार्ट यहीं भी हुआ था। पैरेलल प्रोसेसिंग से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक साथ हमारे पास ना बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हम उसके एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो वो भी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। अगर मैं मशीन्स की बात करूं तो इंटेल 4004 1971 में फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। IBM PC 1981 में रेवोल्यूशनाइज हुआ था पर्सनल कंप्यूटिंग को। इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो था हमारा, उसका भी जो इंट्रोडक्शन है ना, वो भी किस में हुआ था, फोर्थ जनरेशन में हुआ था। हमारे पास दो होते हैं, रिस्क एंड सिस्क। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और जो रिस्क का इंट्रोडक्शन था ना, वो हुआ था हमारे पास फोर्थ जनरेशन में। एडवांस्ड मास मार्केट कंप्यूटिंग, अफोर्डेबिलिटी, यानी सस्ता भी हो गया था इसमें। और इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी नए नए इनोवेशन हुए। अब फिफ्थ जनरेशन की मैं बात करता हूँ 1990 से प्रेजेंट तक। अब इसमें क्या, पैरेललिज्म और डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जो का जो और ज़्यादा बढ़ावा, और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर्स और GPUs जो आजकल हम सुनते हैं वो 1990s के बाद से ही आए हैं। लार्ज स्केल पैरेललिज्म, पैरेललिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसके अंदर, परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्लाउड कंप्यूटिंग जो आजकल हम गूगल क्लाउड या वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भी अ, एक कोई हमारी मशीन है, उसके अंदर ही हम जो है किसी एप्लीकेशन के अंदर जो है कोई और OS या कोई और एप्लीकेशन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू कि हम कोई और अदर सिस्टम पे यूज़ ना करें। ठीक है। तो वो हम वर्चुअलाइजेशन कह रहे हैं। AI एक्सलेटर्स या TPUs, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, कस्टम AI चिप्स, ये सब जो है ना फिफ्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं नोटेबल ट्रेंड्स की बात करूँ, वेक्टर प्रोसेसिंग और SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा आर्किटेक्चर्स, और राइज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है, यूबिक्विटी ऑफ IoT डिवाइसेस। अब जो ये सारी चीज़ जो है ना, जैसे जैसे फिफ्थ जनरेशन आई वो ज़्यादा बढ़ गया। यूबिक्विटी ऑफ IoT डिवाइस का मतलब ये है कि IoT डिवाइस हर जगह अवेलेबल हो गए, यानी कि इसका ट्रेंड बढ़ता गया। IoT डिवाइसेस से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विद हार्डवेयर। ठीक है। तो IoT का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा गया। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि हम आज का ऑटोमेटिक फैन ऑफ कर ऑन होना है, ऑफ होना, ये सब IoT में आते हैं। हाई एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, मोर एफिशिएंट थे, ज़्यादा स्केलेबल थे, नहीं ज़्यादा लोगों तक एक्सेस हो गया इनका। सपोर्ट फॉर AI एंड बिग डाटा, ये भी हमारा फिफ्थ जनरेशन में आया। फिर मैं बात कर रहा हूँ एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। अब आगे क्या क्या हो सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक क्वांटम कंप्यूटिंग जो है बहुत ईजिली भाई, किसी भी अगर कोई हाई पावर क्वांटम कंप्यूटिंग है तो दूसरे इवन कंट्रीज के डिफेंस सिस्टम को भी ब्रीच कर सकता है इजिली। ठीक है। तो इसलिए भाई आजकल ये इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। न्यूरोमॉर्फिंग कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उस
उसको मिमिक कर रहे हैं कि जो भी आजकल हम डीप लर्निंग या एमएल की हम जो बात करते हैं वो सब इसके अंदर आता है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के अंदर। कि भाई जो भी कंप्यूटिंग है या जो भी डिसीजन मेकिंग है जैसे ह्यूमन ले रहा है वैसे ही कंप्यूटर भी ले सके, तो उसके ऊपर इस पे फोकस किया जा रहा है। हेटेरोजेनियस कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंबाइन करना, जैसे कि जीपीयू सीपीयू स्पेशलाइज्ड एक्सीलरेटर फॉर डाइवर्स वर्कलोड्स। अब मशीन जो भी डीप लर्निंग वर्क होते हैं ना उसके अंदर सीपीयू जीपीयू इनका जो है कॉम्बिनेशन वर्क करता है ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए। एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करूँ तो इसमें पावर कंजप्शन को नए नए इनोवेशंस के थ्रू जो है कम करते हैं, जैसे कि स्पिनोट्रिक्स फोटोनिक कंप्यूटिंग। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि हर जगह अवेलेबल होना। इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर इनटू एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। इवन अब देखो, अब हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, हर जगह जो है हमको ये सब ये कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। इवन अब तो लगभग हर घर में ही कंप्यूटर हो गया। इवन जो हम मोबाइल डिवाइस यूज करें वो भी तो एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है। मिनी अब की थीम्स इन एवोल्यूशन, इतना एवोल्यूशन क्यों हुआ? उसका मतलब मेन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्यों हुआ है? मिनिमाइजेशन, एक तो हम कम करना चाह रहे थे साइज को, ठीक है। पैरेललिज्म, एक्सप्लोइटिंग साइमल्टेनियस ऑपरेशन, ज़्यादा ऑपरेशन हम कर सकें, हाई परफॉर्मेंस दे सकें। मतलब ये फैक्टर्स हैं 5 जिसके कारण हम इस अलग अलग जनरेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। स्केलेबिलिटी, अब सिंगल कोर था तो उसे मल्टीपल कोर में बनाया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। स्केलेबिलिटी का दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों के पास इसका एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हो। स्पेशलाइजेशन, कस्टम आर्किटेक्चर्स फॉर एआई, ग्राफिक्स एंड डोमेन स्पेसिफिक टास्क। अब अलग अलग जो सीपीयूज हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, एआई के लिए अलग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, डोमेन स्पेसिफिक के लिए, मतलब हर एक टास्क के लिए अलग अलग सीपीयू हमारे पास अवेलेबल हो। तो उस वो सब इवोल्यूशन के थ्रू ही हुआ है। इंटरकनेक्टिविटी फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टम टू ग्लोबल नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। इंटरनेट तो ये है कि भाई जो हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं अब आज जो है पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है। तो ये इसका भी इवोल्यूशन जो है ये भी एक इवोल्यूशन का एक मेन थीम है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले यूज होता है वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। सेकंड जनरेशन में भी उसको ट्रांजिस्टर आया। थर्ड जनरेशन में हमारे पास आईसीज आया। फोर्थ में हमारे पास फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आया, सिंगल चिप बदल दिया। फिफ्थ जनरेशन में पैरेललिज्म और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे बात की। और सिक्स जो हमने ये आजकल जो एआई और ये जो ट्रेंड आ रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, इस पे बात करी। तो इसमें यही था, इस मेन था यही जनरेशन का था, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।